हेलो एस्पिरेंट्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 10 जून है और आज हम 9 जून की पीआईबी के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और आप सबके जो कमेंट हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो डे 1 डे 2 जो आपने शुरू किया था वो मेरे को काफ़ी कम दिख रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि लगातार बने रहो। कम से कम मैंने जो 300 दिन का टारगेट दिया है तो वो आपको पूरा करना है। मैं देखता रहता हूँ, आपको ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कौन रेगुलर है कौन नहीं है। और उसके अलावा जो आपके नोट्स हैं वो बल्कि होते जा रहे हैं, तो उसका एक ऑप्शन है कि आप बार बार रिवाइज करो उन चीज़ों को। और बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना ज़्यादा कि भाई 5-6 पेज का आप बना बना रहे हो। मैं एक दिन के अंदर जितने आर्टिकल करवाता हूँ वो एक पेज के अंदर मैं उनको समराइज कर सकता हूँ। और नहीं होगा तो मैं आप चैलेंज दे के देखो, मैं एक दिन है ना आपको दिखा दूंगा कि एक पेज के अंदर कैसे करते हैं। हाँ, हालांकि जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ होती है उसके अंदर 20-20 स्कीम आती हैं, तो उनको नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि वो नहीं हो सकती। तो वो क्या है कि जैसे आप बार बार रिवाइज करोगे, जैसे अब जैसे हमने काफ़ी सारी स्कीम है तो वो बार बार हमारी अगले अगले दिन आती रहती है, बार बार आती रहती है। तो उसको हम वापस नहीं लिखेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे तो हमें याद भी रहेगा कि ये चीज़ें थी। इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। तो स्कीम है तो लिमिटेड स्कीम है गवर्नमेंट की, और उनको अलग अलग जो सेक्टर वाइज बांट रखी है तो उन्हीं के अंदर आप बांट के रखो। उसके अलावा कहीं एक्स्ट्रा ऐड करने की जैसे जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत ऐड कर दो उसके अंदर। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना कि जैसे बार बार आप रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप 10 बार 15 बार जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार करो। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे मेरे नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। और तभी आपकी जो मेमोरी पावर है वो अच्छी होगी। एग्जाम के अंदर, जो मेंस के एग्जाम के अंदर या प्री के एग्जाम के अंदर, आपको तभी याद आ पाएगा। और लिखने की हालत में तो तभी रहोगे आप मेंस के लिए, जब आपने बहुत बार जो स्कीम है या फिर कोई भी जो मतलब मान लो कोई केस स्टडी वगैरह ऐसा कुछ डाल रखा है, तो उसको तभी आप कर पाओगे। जो आपने रिवाइज ज़्यादा कर रखा है वही चीज़ आप डाल पाओगे। फिर उसके बाद में एक एबीएफ बायोफ्यूल वाला था, तो उसके अंदर मैंने ड्रॉप इन नहीं बताया था, वो सही है। उसके अंदर ये नहीं है कि वो फ्लेक्स वाला है, फ्लेक्स स्कीम के अंदर नहीं आएगा। वो फ्लेक्सी फ्यूल वाला जो इथेनॉल वाला है उसके अंदर नहीं आएगा। ये ड्रॉप इन का मतलब अलग होता है। तो आप है ना उसको वापस चेक कर लेना। परसों वाले में एक कमेंट देखा था मैंने, उसका आंसर है ये। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल हमारा भारत के भारत के ऊर्जा बाजारों को मजबूत बनाने से संबंधित है और कोयला एक्सचेंज शुरू किया है। कोयला एक्सचेंज जैसे एक शेयर मार्केट होता है उसी तरीके से कोयला एक्सचेंज की शुरुआत की है। इसको आप एक मंडी की तरह समझ सकते हो कि पहले क्या है कि सरकार ही है ना, वो मंडी के अंदर एक इकलौती बेचने वाली जो संस्था थी वो होती थी। अब इसके बाद में क्या है कि अलग अलग जो शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग को भागीदारी दी जाएगी जो कोयला एक्सचेंज है इसके अंदर। और इसको संभालेगा कौन? जैसे सेबी संभालता है शेयर मार्केट को, इसके लिए सीसीओ नाम से एक संस्था बनाई है और वो इसको संभालेगी। जो कोयला एक्सचेंज होगा इसको ये संभालेगी। और जैसे अब क्या है कि बहुत सारे अलग अलग जो खरीदार हैं वो हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे एक मालिक है, जो कोयला एक्सचेंज का एक मालिक है, तो वो है तो वो म्यूचुअलाइज नहीं कर सकेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो आगे देख लेते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले विनियामक प्राधिकरण मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगा? तो कोल कंट्रोलर है, सीसीओ है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, नियामक अधिकार वो प्राधिकरण होगा। जैसे इसका नाम है कोयला नियंत्रक संगठन। ठीक है। फिर ट्रेडिंग मॉडल, पहले क्या होता था कि एक से अनेक, जैसे सरकार है तो वो कोयले को बेचती थी, फिर उसके बाद में जो खरीदने वाले हैं वो काफी सारे होते थे। अब जैसे ट्रेड एक्सचेंज टाइप में हो जाएगा ये कोयले का, तो इसके अंदर क्या है कि बेचने वाले भी काफी सारे लोग होंगे और खरीदने वाले हैं वो भी काफी सारे लोग होंगे। तो मतलब मैनी टू मैनी, अनेक से अनेक तरीके से इसको बेचा जा सकता है। मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही काफी सारे लोग होंगे, एक नहीं होंगे। फिर मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? पारदर्शी मूल्य खोज, पारदर्शी मूल्य खोज और सुरक्षित व्यापार और समयबद्ध आपूर्ति। पारदर्शी मूल्य खोज का मतलब है कि पहले सरकार ही डिसाइड करती थी कि कितने रुपए, कितना कोयले का जो दाम है वो कितना होगा। अब क्या है कि जो मार्केट है वो डिसाइड करेगा। डिमांड और सप्लाई का जो रूल होता है, मांग और पूर्ति का जो रूल होता है कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई हो रही है नहीं हो रही, उस आधार पे उसका जो मूल्य है वो निर्धारित होगा। उसके बाद में मतलब सुरक्षित व्यापार है, समयबद्ध आपूर्ति हो पाएगी कोयले की। उसके बाद कंपनी का प्रकार, कंपनी का प्रकार जैसे लिमिटेड बाय शेयर, ये शेयर वाली कंपनियां होंगी कि ये शेयर है तो वो खरीद बेच सकेंगे, ऐसी कंपनीज होंगी। फिर प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा है वो अम्यूचुअलीकृत स्वामित्व और व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से अलग होंगे। इसका मतलब है कि जो कंपनी के मालिक हैं, जो मतलब कंपनी जो एक्सचेंज ट्रेड वाली जो कंपनी है तो उसके जो मालिक हैं और जो डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, तो उन दोनों के अंदर अलग अलग है ना, वो दोनों अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे वो।
अब होगा क्या है, जैसे मान लो कंपनी का मालिक है, जो मंडी का मालिक है, तो वो उसी के पास में ये अधिकार आ जाए कि वही ये सामान बेचना शुरू कर देगा। तो फिर तो जो व्यापार है वो अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। जो छोटे दुकानदार जो मंडी के अंदर बैठते हैं, तो वो तो खरीद बिक्री कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ मालिक ही बेच रहा है तो वो उस कम दाम के अंदर बेचेगा वो। तो इसलिए जो मतलब व्यापार को मतलब एक ईमानदारी से चलाने के लिए अम्यूचुअलीकृत तरीके से स्वामित्व और व्यापारिक अधिकार हैं उनको अलग अलग कर दिया है, यही बता रखा है। उसके बाद में न्यूनतम नेटवर्थ, न्यूनतम नेटवर्थ है जो कंपनी है जो एक्सचेंज ट्रेड खोलेगी, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए रखने जरूरी हैं। कि जैसे मान लो कोई आपदा वगैरह आती है या फिर कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम के लिए 50 करोड़ रुपए उनको मिनिमम रखने पड़ेंगे अपने पास में। फिर पंजीकरण की वैधता, ये 25 साल तक है ना, इसकी पंजीकरण की वैधता होगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे डीम्यूटलाइज है, ठीक है, फिर 50 करोड़ है और ये 25 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, ये क्या है कि जैसे पीआईबी के अंदर न्यूज आई थी, लेकिन न्यूज छोटी थी, लेकिन उसी के अंदर एक लिंक दे रखा था जो कोल इंडस्ट्रीज का लिंक था, जो मतलब खान और खनिज अधिनियम है, संशोधन अधिनियम है 2026 का, तो उसका एक लिंक दिया हुआ था और वहीं पे जाके मैंने इसको सर्च किया। लगभग 65 के समथिंग क्वेश्चन पेज थे इसके अंदर, तो उसी के अंदर से ये मैंने निकाली हैं चीजें। उसके बाद है ओनरशिप लिमिट। ओनरशिप लिमिट मतलब जो कंपनी है तो उसका मालिक है, तो कौन कौन हो सकते हैं। जैसे मतलब जो क्लाइंट होंगे, जो सदस्य होंगे, उनके लिए तो व्यक्तिगत सीमा है वो 5% ही रखी गई है। कि मतलब आप है ना 5%, टोटल जो शेयर हैं तो उसका सिर्फ 5% ही वो खरीद सकते हैं सदस्य के लिए। और काफी सारे जो क्लाइंट हैं वो मिलके यदि कोई कंपनी वगैरह ऐसे कुछ बनाते हैं और उसके बाद में खरीदते हैं, तो टोटल वो 49% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। मतलब 49% है वो सदस्यों के पास में होगा, और जो 51 है वो अलग अलग जो बैंक वगैरह ऐसे जो चीजें होती हैं, जो मतलब उसके सदस्य जो ट्रेडिंग पार्टनर नहीं होते, जो मतलब डेली ट्रेड नहीं करते हैं ना, वो इसके सदस्य होंगे जो 59% है। और 49 है वो इसके सदस्य ही होंगे। टोटल 49% जो सदस्य हैं टोटल मिला के वो होंगे। उसके बाद में जो गैर सदस्य हैं, जो मैंने बताया आपको, मतलब गैर सदस्य जो 51% वाले लोग हैं, है ना, जो गैर सदस्य हैं, तो वो क्या होंगे कि 5 साल बाद के अंदर अधिकतम 25% शेयर ही खरीद सकते हैं। उसके बाद में जैसे 5 साल तक ये नॉर्मली चलेगा, और फिर उसके बाद में 5 साल बाद में जो गैर सदस्य, जैसे मतलब बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गई, जो ट्रेडिंग वगैरह इस तरीके से नहीं करती हैं, तो वो क्या है कि अधिकतम 25% शेयर है ना 5 साल बाद में खरीद सकेंगे। उसके बाद प्रशासन और बोर्ड, गवर्नेंस और बोर्ड क्या है कि इसके अंदर जैसे शेयर धारक के निदेशक होंगे, मतलब डायरेक्टर होगा, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो होंगे। फिर प्रबंध निदेशक जो एमडी है वो होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर स्वतंत्र निदेशक की शर्त क्या है कि इसके अंदर शेयर धारक निदेशकों से कम नहीं होंगे। इसका मतलब है कि 50-50% है ना होना जरूरी है, कम से कम। स्वतंत्र निदेशक है जो मतलब इंडिपेंडेंट निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 50% से कम नहीं होंगे, ये कहा गया है इसमें। मतलब व्यापार को एकदम सही तरीके से ईमानदारी से चलाने के लिए, ठीक है। फिर एमडी की भूमिका क्या होगी, जो एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक है, एक्सचेंज का जो एमडी है उसकी भूमिका है कि सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियां, जो बिड्स हैं, जो मतलब सदस्य है तो वो बिड्स वगैरह लगाते हैं, तो उसको है ना बोर्ड से गुप्त रखेगा। ये किसी के साथ में बताएगा नहीं, बोर्ड के अंदर जितने मेंबर हैं उनको बताएगा नहीं कि कौन कौन है वो कितने कितने बिड्स लगा रहा है अभी। फिर प्रतिबंध, एक्सचेंज का कोई भी सदस्य बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। कि मतलब जो एक्सचेंज का जो सदस्य है तो वो बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया कि जो एमडी है वगैरह, ये जो जितने भी लोग हैं, तो वो एक्सचेंज है उसके अंदर खरीद बिक्री वगैरह वो नहीं कर सकते। मैंने बताया अलग अलग रखा जाएगा, वो म्यूचुअलीकृत वाली बात थी, वो बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जोखिम प्रबंधन और तकनीक, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मतलब निपटान गारंटी निधि, सेटलमेंट गारंटी फंड एक बनाया गया है, सेटलमेंट गारंटी फंड बनाया गया है, निपटान गारंटी निधि। तो इसके अंदर यदि कोई कंपनी वगैरह है, तो ये आदमी सदस्य है तो वो डिफॉल्ट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये एक फंड बना दिया कि यहां से पैसा ले लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि वही 50 करोड़ आपको रखने भी पड़ेंगे, उसी तरीके से एक फंड भी बनाया गया है। फिर सुरक्षित निवेश, इस फंड का न्यूनतम 50% है, जो जितना भी फंड है टोटल उसका जो 50% वो सुरक्षित तरीके से निवेश किया जाएगा। जैसे एफडी वगैरह ऐसी चीजें हैं उनके अंदर किया जाएगा, बाकी आप ट्रेडिंग के अंदर यूज में ले सकते हो। तो बैंक, एफडी, ट्रेजरी बिल, इस तरीके से सुरक्षित रखना 50% को जरूरी है इसके अंदर। तो इसमें नोट्स के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, 5%, ठीक है। फिर ये जो गैर सदस्य है वो 5 साल बाद में 25% कर सकते हैं। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं मेन वही है
कि 50% से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते। फिर प्रतिबंध है, फिर रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर ये फंड का नाम लिख देना सिर्फ। फिर न्यूनतम 50% है, वो सुरक्षित निवेश करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही लिखना है। आगे देखो, इसकी आईटी ऑडिट वगैरह करवाई जाएगी हर साल। फिर उसके बाद में साइबर सुरक्षा की जो ऑडिट है कि साइबर सुरक्षित है या नहीं है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो साइबर सुरक्षा की ऑडिट होगी, आईटी की ऑडिट होगी। उसके बाद में आपातकालीन तैयारी है, तो उसके लिए क्या है कि डिजास्टर रिकवरी साइट मतलब और वैकल्पिक व्यापार सुविधा स्थापित करना जरूरी है, कि मतलब दूसरी जगह कहां पे आप व्यापार कर सकते हो उसकी सुविधा भी दी जा सकती है। फिर आपदा वसूली स्थल ऐसा ये बनाया जाएगा। उसके बाद में बाजार निगरानी और विनियामक शक्तियां, इनकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, जैसे आंतरिक निगरानी है तो उसके लिए बाजार निगरानी समिति बनाई जाएगी। मतलब बाजार निगरानी समिति है तो ये देखेगी कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता होगा कि जैसे मतलब को आंतरिक सूचना है तो वो यदि कोई दे देता है कि मतलब इस शेयर के मार्केट के अंदर भाव बढ़ने वाले हैं या फिर घटने वाले हैं, तो ये इनसाइडर जो बातें हैं वो यदि कर देते हैं तो शेयरों की जो उसको मैनिपुलेट करने की है ना वो क्षमता बढ़ जाती है उनकी, तो उसको बाजार निगरानी समिति है वो देखेगी। फिर उसके अंदर अध्यक्ष है वो, हाँ उसके अंदर अध्यक्ष है वो स्वतंत्र निदेशक होगा, और जो इनसाइडर ट्रेडिंग है गुटबंदी वगैरह ऐसे कर लेते हैं उस पर नजर रखेगी। फिर सीसीओ की आपातकालीन शक्तियां क्या होंगी, जैसे मतलब कि मान लो कि अचानक कोई कीमतों के अंदर बहुत उतार और चढ़ाव आ रहा है तो उसी टाइम पे वो ट्रेडिंग वगैरह बंद कर सकता है, सीसीओ है। जैसे सेबी भी करता है काफी बार ऐसे हम देखते हैं। तो ये कूलिंग ऑफ जो टाइम होता है कि मतलब अचानक कीमतें बढ़ गई तो कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए वो मार्केट को बंद कर देंगे एक बार। उसके बाद में कोयले का न्यूनतम जो फ्लोर है वो और अधिकतम कैप है उसको निर्धारित करेगा कि भाई न्यूनतम कीमत इतनी हो सकती है, अधिकतम इतनी जा सकती है, उसको निर्धारित करेगा सीसीओ। नियमों के उल्लंघन करने पे जो उनका पंजीकरण वगैरह है वो रद्द कर सकता है या निलंबित भी कर सकता है उनको। तो ये सीसीओ की शक्तियां हैं। अब इसके फायदे आपको पता ही है, नॉर्मली हमने देख ही लिया है कि भाई पारदर्शिता होगी, सही कीमत मिल पाएगी बाजार के आधार पे, और लोग इनकी जो वाणिज्यिक पहुंच है, व्यापक पहुंच है तो वो ज्यादा हो पाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगा कोयला सेक्टर के अंदर, और ऊर्जा सुरक्षा है तो उसके अंदर और विकास हो पाएगा कि मतलब कोयला है तो उसकी आसान कीमतें थोड़ी कम हो जाएंगी या फिर मार्केट के आधार पे हो जाएंगी। बिना मतलब में ये नहीं है कि ज़्यादा डिमांड है नहीं और फिर भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद में जो इसकी आपूर्ति है वो आसान हो जाएगी। इस तरीके से इसके ये फायदे हैं। हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं, तो वो कल आज पहली क्लास थी उसकी, और उसमें जो डेमो क्लास है वो अभी जो आपकी ऐप है स्टडी विद डीजे तो वहाँ पे अपलोड हो गई है। वैसे तो लाइव क्लास थी 11 बजे से, अभी 3 दिन के लिए जो डेमो क्लास है वो लाइव होने वाली है, वो आप जाके ऐप के ऊपर देख सकते हो कि उसके अंदर किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे हम क्या क्या करवाते हैं, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको समझने के अंदर, जो टीचर की क्वालिटी है वो समझने के अंदर, जो इनका एक्सपीरियंस है वो समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप है ना, ये 3 डेमो क्लास हैं वो एक बार लेके देखो, और ये हमारी ऐप है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। पहले डेमो क्लास देखो और फिर उसके बाद में आप देखना कि आपको कोर्स परचेज करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। तो इसके अंदर जैसे 6 महीने की लाइव क्लास होंगी वो सब आपको उसके अंदर क्लास के अंदर बताया जाएगा। और उसके बाद में अभी जो 12 तारीख से जो हिंदी लिटरेचर का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये भी लॉन्च हो चुका है। जो श्याम सर हैं जो इस बार सिलेक्टेड थे और 269 नंबर है इनके हिंदी लिटरेचर के अंदर, तो वो भी अब हिंदी लिटरेचर का जो है लवासना जाने से पहले 3 महीने लगभग 80 दिन का एक टारगेट देके आपको हिंदी लिटरेचर का जितना भी कोर्स है, जितने वो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना के, और उसके बाद में आपको जो लाइव आंसर राइटिंग उसकी करवाई जाएगी। तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। अगला आर्टिकल छोटा सा ही है, जीआई टैग है, ये तेजपुर लीची है। ठीक है, तो तेजपुर लीची है तो इसको जीआई टैग मिल रखा है, और ये आसाम की है तो इसको दुबई भेजा गया है एपेडा की मदद से। एपेडा के बारे में हम देख चुके हैं, कल ही देखा है हमने। तो एपेडा क्या है वो आपको पता है। जैसे मतलब अभी कहने वाला था कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिखते बहुत कम हो, 5-7 लोग लिखते हो। तो 85 के अंदर इसको स्थापित किया गया था एपेडा को। ठीक है, वैसे मैंने आगे लिख भी रखा है। उत्पाद की विशेषताएं, प्रोडक्ट फीचर्स, पहचान है। ठीक है, तो ये जीआई टैग है, ये मैंने बता दिया, ये काम की चीज है बस। इसमें प्रमुख किस्में,
पहली बात तो आपको पता होना चाहिए तेजपुर लीची है वो असम की है, जीआई टैग है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है इसकी प्रमुख किस्में क्या क्या है, बम्बैया, बिलाती, इलायची, पियाजी और शाही। ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये पीआईबी के अंदर ही दे रखा है, इसलिए याद रखना आपको। फिर एपेडा के बारे में कल लिख चुके हो इसको, तो है ना, वापस है ना नहीं लिखना है। और जैसे इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अधिनियम 85 का है, ये लिख सकते हो। और मुख्य कार्य क्या है ये आपको पता ही है, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मतलब फैक्ट होता है उसी को ही लिखना चाहिए, बाकी कार्य वगैरह आपको पता है कि जैसे किसान है और निर्यातक है, इन दोनों के बीच में जो बीच का काम करता है, मतलब किसानों के जो माल है तो वो निर्यात तक पहुंच सके, एक्सपोर्ट विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट हो सके, उसके लिए ये पैदा होती है। ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। और ये जरूरी नहीं है कि कच्चा माल तो है ही, मतलब कच्चा माल मतलब गेहूं, जो भी प्याज वगैरह जितने भी चीजें होती हैं वो तो है ही। जो पैकेट खाद्य प्रसंस्करण वाली जो चीजें हैं, जैसे मतलब पापड़ वगैरह हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं तो वो भी ये बेचती है, मतलब निर्यात करने का के लिए प्रोत्साहित करती है। उसके बाद में अगला आर्टिकल है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 से संबंधित, ठीक है। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति है 2025 की, इससे संबंधित है। आपको सहकारिता के मतलब पता होगा कि काफी सारे लोग हैं वो एक साथ में मिलकर यदि व्यापार वगैरह करते हैं और उनको सरकार भी मदद करती है तो वो सहकारिता होती है। सहकारिता जैसे मान लो कि आप दूध बेचने का काम कर रहे हो और उसके अंदर 10 किलो दूध है वो गाय का निकाल के आप बेच रहे हो, या फिर कुछ भी आस पड़ोस के अंदर बेच रहे हो, जब उसकी बजाय यदि आप काफी सारे लोग जो गाँव के या फिर आसपास के लोग मिलकर एक समिति बनाएं, उसके बाद में वो मिलकर ऐसे काम करें कि जिससे खाद्य प्रसंस्करण वगैरह उद्योग हो गया या फिर दूध उत्पादन हो गया, इस तरीके से काफी सारे काम हो सकते हैं। तो वो यदि करें तो उससे क्या है, फायदा ज्यादा होता है और एक बड़ी संस्था बन जाती है। तो इसमें जैसे अमूल है तो वो काफी जाना माना नाम है, उसके अलावा इफ्को है तो वो भी काफी जाना माना नाम है। ये सहकारिता समिति होती है, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि सहकारिता नीति के बारे में। एक तो ये तो कुछ नहीं है कि ये बैठक वगैरह हुई है इससे संबंधित है, तो इसके अंदर और क्या क्या था वो हम देख लेते हैं। सहकारिता नीति के ये 6 रणनीतिक स्तंभ है। 6 रणनीतिक स्तंभ, ये मेंस के लिए काम का है, प्री के लिए हमारे काम का नहीं है। तो इसमें 6 जो पिलर्स हैं वो देख लेते हैं कि जो सहकारी क्षेत्र की बुनियाद को मजबूत, मतलब फाउंडेशन है, तो उसको मजबूत बनाया जाएगा। फिर सहकारी संस्थाएं हैं तो उनको जीवंत बनाया जाएगा, मतलब वो जो खत्म हो चुकी हैं तो उनको वापस पुनरुद्धार वगैरह करना और उनको प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। फिर सहकारी संस्थाओं के भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा कि मतलब आगे के लिए भी है ना वो तैयार रहे, कि जैसे चेंज हो रहा है काफी सारी चीजें, तो उनके लिए भी उनको तैयार किया जाएगा। समावेशिता और पहुंच का विस्तार किया जाएगा कि सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के काफी ज्यादा लोग, महिला वगैरह सब सब जो तबके के लोग हैं वो आ सकें, उनकी पहुंच है वो बढ़ सके। फिर नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाया जाएगा, जैसे मतलब एआई है, मशीन लर्निंग है, ऐसे जो सेक्टर हैं उसके अंदर भी किया जाएगा। जैसे अभी तो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर दूध दूध उत्पादन है, ये सब है, तो अलाइड सेक्टर है, तो उसी के अंदर ही ये सहकारिता ज्यादा काम करती है। लेकिन अब क्या है कि दूसरों के अंदर भी जो नए उभरते क्षेत्र हैं उनके अंदर भी इसको विस्तारित किया जाएगा। युवा पीढ़ी को सहकारिता विकास से जोड़ा जाएगा। युवा पीढ़ी है तो वो सहकारिता के अंदर काफी कम भागीदारी करती है, जो हमारे बड़े लोग हैं तो वही ज्यादा सहकारिता के अंदर विश्वास करते हैं, तो इनको युवा पीढ़ी को भी जोड़ा जाएगा। अब 2035 के लिए हमारे लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता नीति है तो उसके अंदर हमारे 2035 के लक्ष्य क्या है। सहकारिता सदस्यता को 50 करोड़ तक पहुंचाना है, कि मतलब सहकारिता की सदस्यता है उसको 50 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा और इसका 3 गुना किया जाएगा। मतलब अभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो सहकारिता का योगदान है उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया जाएगा। ये इनका लक्ष्य है, ठीक है, 2035 तक के। अब देखते हैं प्रमुख पहले और कार्य योजनाएं क्या क्या हैं इसमें, कि पीएसीएस का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पीएसीएस मतलब प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, पीएसीएस है तो वो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं। जैसे आपको पता है कि एससीबी, सबसे ऊपर एससीबी आती है जो राज्य स्तर पे काम करती है। फिर उसके बाद में डीसीसीबी होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सहकारी समितियां होती हैं, तो वो है। और उसके बाद में पीएसीएस होता है जो ग्रामीण क्षेत्र पे एकदम निचले क्षेत्र पे जो होता है, जो किसान है तो वो आपस में मिल बांट के और उसके बाद में एक सहकारी समिति बनाते हैं, और किसी एक किसान को यदि जरूरत पड़ती है कोई किसी ऋण की या फिर कोई सुविधा, तो वो इन पीएसीएस के माध्यम से उसके बाद में उसको प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। तो जैसे मतलब एक बड़ा लोन चाहिए, इसके लिए तो क्या है, शहर जाना पड़ता है, गाँव के अंदर ऐसे बैंक वगैरह नहीं होते, लेकिन छोटे ऋण के लिए शहर नहीं जाना है। और ऐसा है कि गांव के अंदर ही जो साहूकार हैं तो वो ज्यादा पैसा ले लेते हैं, तो इसलिए पीएसीएस का गठन किया जाता है,
ठीक है, तो ये छोटे स्तर पे सहकारी समितियां टाइप में होती हैं। तो ये पीएसीएस है तो इनको कंप्यूटराइज किया जाएगा, बहुउद्देश्य सेवा केंद्रों के रूप में विकसित, ठीक है, जैसे मतलब इसको मल्टीपल सर्विस सेंटर इसके रूप में विकसित किया जाएगा कि यहाँ पे काफी सारी सर्विस हैं वो एक साथ में मिल सकें, उसके रूप में इनको विकसित किया जाएगा। उसके बाद में नई राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये बनाई है। फिर राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो जैव के लिए जैव उत्पाद है तो उनके लिए जैविक उत्पाद है, उनके लिए ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनाई है। और भारतीय बीज, जो गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके उसके लिए भारतीय बीज सहकारी समिति, तो इंग्लिश में देख लो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। इस तरीके से ये 3 संस्थाएं हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा शिक्षा के लिए, शिक्षा और क्षमता के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की सहकारिता के बारे में शिक्षा मिल सके उसके लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी अभी, ठीक है, और ये है गुजरात के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। उसके बाद में डेटा और तकनीक, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सारा डेटा एक जगह हो सके उसके लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और ईआरपी आधारित प्रबंधन प्रणाली, इसका मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है कि मतलब सारे जो सुविधाएं हैं वो एक जगह मिल सकें और पहले जो कंप्यूटराइज तरीके से हो सके सारे जो डेटा हैं, उसके लिए ईआरपी होता है, आधारित प्रबंधन प्रणाली होगी। और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा। अब विस्तार क्या है, हाँ, प्रत्येक जिले के अंदर एक मॉडल सहकारी गांव बनाया जाएगा। ये जो 2025 के अंदर ये नीति है तो इसके अंदर कहा है कि मॉडल गांव है, सहकारी गांव है, एक मॉडल गांव बनाया जाएगा हर एक जिले के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सहकारिता अभी सबसे नया मंत्रालय बनाया था 2021 के अंदर, और उसके बाद में सहकारिता संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर आते हैं, तो आप ना ये सारी चीजें कोट कर सकते हो, उसके अंदर जो नीति है उसके बारे में लिख सकते हो आप। अगला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है कि चिराग पासवान है तो उन्होंने सैपलिंग उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व है, मतलब दक्षिण एशिया है तो उसके अंदर किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा सकता है, और भारत ने खाद्य प्रसंस्करण के अंदर क्या क्या उन्नति की है, क्या क्या अच्छे काम किए हैं, और दक्षिण एशिया है तो उसको साथ में लेके कैसे भागीदारी के साथ में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाया जा सकता है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है सैपलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं और क्या है। पहली बात है सैपलिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व, मतलब है साउथ एशिया पब्लिक लीडरशिप फॉर इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, ठीक है। इसका थीम है वो आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहां पे हो रहा है, अहमदाबाद के अंदर हो रहा है। ये आयोजक कौन है, भारत सरकार का तो मोफपी है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है वो है, और साथ में वर्ल्ड बैंक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक इसके साथ में है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे मतलब कृषि है, कृषि क्षेत्र है, जैसे मान लो कि टमाटर है तो टमाटर मान लो एक खेत के अंदर उपजाया है और उसके बाद में मान लो वो 2-3 दिन में 5-7 दिन में खराब हो जाता है, उसके बाद ज्यादा लंबा चलता नहीं है, लेकिन उसी का ही यदि खेत के पास के अंदर ही यदि कोई उद्योग बना दिया जाए, उसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो, उससे सॉस बनाया जाए और वो काफी टाइम तक चल सकता है, फिर उसकी जो वैल्यू है, मान लो टमाटर है तो 10 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था और वो सॉस है वो 150 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो भी हो सके और इसका जो लाइफ टाइम मतलब इसकी लाइफ साइकिल है तो वो भी बढ़ सके, तो उसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि और उद्योग हैं उनके बीच की खाई को पाटना, दक्षिण एशिया के अंदर जो लचीली और पोषण केंद्रित टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना और फसल की कटाई के बाद नुकसान को कम करना, मतलब वैल्यू एडिशन करना। मैंने बता दिया 10 से 150 तक वैल्यू एडिशन किया जाएगा, ऐसे मान लो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, फिर भी हमने देख लिया। अब इसके अंदर प्रमुख घोषणाएं क्या है कि गुजरात के अंदर, ये आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि गुजरात में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा, इसके परिसर की स्थापना का समर्थन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, ठीक है। फिर रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट में क्या कहा कि पहले क्या है, ये आप मेंस के लिए यूज में ले सकते हो, 10% 2016 के अंदर था, जो हम खाद्य प्रसंस्करण करते थे वो पहले 10% ही था और वो अब बढ़ के 2023 का डाटा है, ये 2023 के अंदर 17% हो गया है। अन्य मुख्य आकर्षक क्या है और
जैसे वर्ल्ड बैंक है, गेट्स फाउंडेशन है, नेस्ले है, ये काफी सारे हैं जो भागीदार थे इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर मैं थोड़ा भूल गया था, जैसे मतलब एक अभी नाबार्ड वाला मैंने बताया, मतलब सहकारी समिति के बारे में बताया था, एससीबी। तो सबसे ऊपर नाबार्ड होता है इसके अंदर, नाबार्ड है वो पैसा देता है। फिर उसके बाद में यहाँ डीसीसीबी ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद में पीएसीएस के पास में जाएगा। ये इसकी हायरार्की होती है, नाबार्ड पैसा देता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसमें मैं भूल गया था। अगला आर्टिकल डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन 2024, ये है। मतलब रेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी रेगुलेशन 2024। आप कोई बिल्डिंग के अंदर जाते हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई मॉल वगैरह है, उसके अंदर आप जाके देखते हो कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। तो पहले क्या है कि जैसे कोई बिल्डिंग थी, उसकी रेटिंग होती थी कि भाई ये किस रेटिंग की बिल्डिंग है। तो उसके लिए जैसे मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई, वहाँ पे पानी बिजली वगैरह व्यवस्था कैसी है, वो सब उसको नापा जाता था कि वो भूकंप है तो उसके राहत है या नहीं है। तो उसके उसके अलावा अब क्या है कि इंटरनेट है, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, चाहे वो वायरलेस हो या फिर वायर्ड हो, कैसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पे उस बिल्डिंग के अंदर है या नहीं है, उस आधार पे उसकी रेटिंग की जाएगी कि मतलब इंटरनेट को भी शामिल कर लिया है, ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर हम और देख लेते हैं क्या है। जैसे निर्माणाधीन बिल्डिंग है, मतलब बन रही है कोई बिल्डिंग, तो बनने के दौरान नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के लिए एक बहुस्तरीय मूल्यांकन ढांचा पेश किया कि किस तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा। तो वैकल्पिक ऑडिट होगा इनके लिए। इसमें क्या है कि वैकल्पिक डिजिटल कनेक्टिविटी ऑडिट होगा। ये जरूरी नहीं है करना ही है, पर आप करवा सकते हो कि हमारे यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी है, इसके लिए आप ऑडिट करवा सकते हो। फिर तकनीक तटस्थ है, मतलब ये फाइबर का भी यूज कर सकते हो आप और वायरलेस भी यूज में ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो आप। फिर निष्पक्ष टेस्टिंग, यदि निष्पक्ष टेस्टिंग करवानी है तो उसके लिए क्या है कि टेस्ट एप्लीकेशन है, ये किसकी है, ट्राई की है। कि मतलब उससे क्या होगा, ट्राई है तो ट्राई आपको पता है कि गवर्नमेंट एजेंसी है, यदि वो करती है तो ये निष्पक्ष टेस्टिंग होगी। तो टेस्ट एप्लीकेशन है उसकी, उसके द्वारा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके क्वालिटी जांच सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है इंटरनेट की। उसके बाद में आधुनिक निगरानी, जैसे मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली है, उसको भी अनुमति दी गई है कि मतलब सब चीजें एक साथ के अंदर ही आ सकें, उसके लिए है। मानकों से जुड़ाव, जैसे मतलब जो बिल्डिंग मानक है, राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक एनबीसीएस 2026 है, उसके अनुरूप बनाया गया है इसको। तो निष्कर्ष क्या है कि जैसे बिजली पानी की तरफ घरों के अंदर, मॉल्स के अंदर डिजिटल नेटवर्क है वो हो सके, उसके लिए ये भी बुनियादी आवश्यकता आपको पता है, अब बन गया इंटरनेट, तो इसके लिए ये इसके अंदर शामिल कर लिया है। साइंस एंड टेक का ये आर्टिकल है, और इसमें साउंड वेव है तो उनको यूज कैसे किया जा सकता है, कि मतलब एनर्जी को बचाने के लिए साउंड वेव का यूज कैसे किया जा सकता है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। जो आईएनएसटी मोहाली है, तो उन्होंने एक ऐसा शोध किया है, और जिसके अंदर क्या है कि जैसे आपको पता है कि आपके मोबाइल के लैपटॉप हैं, मतलब मोबाइल है, लैपटॉप है, चार्जर है, इस तरीके से काफ़ी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो गर्म हो जाते हैं, काफ़ी टाइम चलते हैं तो गर्म हो जाते हैं। होता क्यों ऐसा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें वो आती है। जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे है, आपको यहाँ तक संदेश भेजना है, तो ये बीच में से ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे भिड़ेगा, यहाँ पे भिड़ेगा, तो ऐसे क्या है कि ये प्रतिरोध मान सकते हो इसको, कि इस तरीके से जाने की कोशिश करता है, तो ये प्रतिरोध आता है, रेजिस्टेंस आता है, इस वजह से ये गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जैसे साउंड वेव है, ठीक है, तो साउंड वेव की मदद से क्या होगा कि एक स्पिनोट्रोपिक एक वर्ड है, ठीक है, इसको अपन पहले समझ लेते हैं। स्पिनोट्रोपिक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक स्टेडियम है, तो स्टेडियम के अंदर इतने सारे लोग हैं, और मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, और मेरे को एक सूचना है वो यहां पे भेजनी है, यहां पे खड़े आदमी को, तो मैं पहले इसको बोल दूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसको, वो इसको बोल देगा, उसको ये बोल देगा, ऐसे करके मतलब स्पिन होते होते आगे तक सूचना पहुंच जाएगी। यहां पे मान लो आप खड़े हो और आप तक ये सूचना पहुंच गई स्टेडियम के अंदर, या काफी सारी भीड़ है उसके अंदर, ऐसे मैं बीच से निकलूंगा तो मैं गर्म हो जाऊंगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो गर्म हो जाता है, डिवाइस गर्म हो जाता है, इसी वजह से होता है। तो यहां से लेके यहां तक जो सूचना भेजनी है, तो वो कैसे हो सकती है, तो उसको कहते हैं स्पिनोट्रोपिक। अब इससे क्या होता था, जो पहले वाला जो था कि जिसमें लैपटॉप वगैरह गर्म होते थे, उससे क्या है कि ऊर्जा की जो बचत है वो नहीं कर पाते थे हम, ऊर्जा ज्यादा खर्च होती थी, जो हीट के माध्यम से निकल जाती थी। तो अब क्या है कि इसमें ऊर्जा खपत कम होगी, और काफी अच्छा इन्वेंशन है ये।
तो इसमें हम देख लेते हैं और क्या क्या है। एक मैग्नेटो करके एक वर्ड और है इसमें, वो और देख लेते हैं क्या है। मैग्नोन करके है, मैग्नोन करके है। तो मैग्नोन क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक पत्थर भेजा यहाँ पे, ठीक है, और ये चुंबकीय तरंग है, तो वो पानी पानी है ये, तो पानी के अंदर एक पत्थर फेंका आपने, तो पत्थर है तो वो इस तरीके से वेव उत्पन्न करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करते करते काफी सारी दूरी तक ये संचार भेज देगा। तो ये एक मैग्नोन है, ठीक है। तो मैग्नेन और स्पिनोट्रोपिक ये दो चीजें हैं। तो ये क्या है कि साउंड वेव के साथ में मिलके और सूचना का संचार है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कर देंगे, ठीक है। जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम आसानी से कर देंगे, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर काम आएंगी। बस आगे वही है, पहले मैंने बता दिया आईएनएसटी मोहाली है, इसका है ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। फिर साउंड वेव का यूज किया जाता है, सरफेस ओकेस्टिक वेव मतलब सतही ध्वनि तरंगे हैं, इनका यूज किया जाता है कि ध्वनि तरंगे हैं वो एक जगह से दूसरी इंफॉर्मेशन है वो ध्वनि तरंगे चालू करती हैं भेजना पहले तो। फिर उसके बाद में स्पिनोट्रोपिक है, ये विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरी जगह आराम से भेजने का काम करता है स्पिन के द्वारा। स्पिन मैंने बता दिया, एक से दूसरे के बाद में आगे 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 भेजना। उसके बाद में मैग्नोन है, तो मैग्नोन क्या करता है, ये चुंबकीय विक्षोभ की तरंगे हैं, ये चुंबकीय विक्षोभ की तरंगे हैं मतलब मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की तरंगे हैं, जो सूचना के बेहतरीन वाहक होते हैं और एक ऊर्जा का खपत कम करते हुए सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। ये मैग्नोन भी हमने देख लिया। उसके बाद में शूडोगेज क्षेत्र, शूडोगेज फील्ड, वो जो शुरुआत में डायग्राम था ये पूरा, है ना, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे वो जो चीजें थी, तो ये जो एरिया है ये 2D का एरिया है, उसी को ही शूडोगेज क्षेत्र का है कि मतलब इसके ऊपर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो वो एरिया जो है उसको कहा है, ठीक है। इसको ही जैसे पीजो इलेक्ट्रिक वहां पे लिखा हुआ था, सब स्टेट पे रखे हुए चुंबकीय ग्रेफिन से गुजरती है तो सूक्ष्म, बस हमें इतना ही समझना था, ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। और इसका अनुप्रयोग क्या होगा, ये जो मैंने बता दिया वही चीज है ये, ठीक है। उसके बाद में इसका अनुप्रयोग क्या होगा, जैसे ऊर्जा की बचत होगी, एनर्जी सेविंग होगी, एनर्जी एफिशिएंट मैंने बताया आपको कि एनर्जी बचेगी इससे। फिर उसके बाद में भविष्य की तकनीक है ये, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो अगली पीढ़ी के उन्नत संचार के माध्यम है उसके अंदर ये काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इनोवेशन है। फिर स्ट्रेन इंजीनियरिंग डिवाइस है, ये खोज कम विद्युत शक्ति वाले जो स्ट्रेन इंजीनियर डिवाइस है। ये स्ट्रेन इंजीनियर डिवाइस क्या होते हैं, इसको आप चूल्हे वाले लाइटर से समझ सकते हो। तो चूल्हे का लाइटर होता है, उस पर हम दबाव डालते हैं, तो दबाव डालते ही एक लाइट सी निकलती है और उससे हमारी गैस जलती है। तो स्ट्रेन मतलब दबाव डाला है, उसकी इंजीनियरिंग करके, और जैसे ये चीज़ है वो कंप्यूटर के अंदर भी काम आती है कि कोई दबाव डाला गया है, उसके द्वारा की कंप्यूटर है वो चालू करना, प्रोसेस करना, या फिर कोई दूसरी जो चीज़ है आईसी वगैरह है तो उसको कैसे फंक्शन करेगी, सिर्फ एक छोटे से दबाव से वो चालू हो जाती हैं चीज़ें। और वो दबाव है तो वो जो साउंड वेव है उसके द्वारा दिया जाएगा, है ना। साउंड वेव है तो वो यदि बताएगा संचार का माध्यम है तो उसके द्वारा एक निर्देश देगा। तो ये मतलब जो क्या नाम है स्ट्रेन इंजीनियर्ड उपकरण है, इनके अंदर भी उपयोग में आ सकता है कि ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया लाइटर वाला, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं ऐसी। उसके बाद में जो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन है, इस तरीके से चुंबकीय व्यवहार को नियंत्रित करने का ये सारे काम है ना, ये कर सकती है। उसके बाद में अगला आर्टिकल है SC/ST जनजाति हब योजना है, उससे संबंधित है। हम अब फटाफट देख लेते हैं, टाइम काफी हो गया है या हो जाएगा। NSCSH योजना ये क्या है कि मुख्य लक्ष्य क्या है, जो SC/ST हैं समुदाय हैं उनके लिए जो MSME है, मतलब SC/ST के जो MSME है तो उनके जो भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है, मतलब SC/ST के जो MSME है वहां से उनको सरकार को कुछ प्रोक्योर करना जरूरी होता है, कुछ सामान जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हम पढ़ते हैं उसके द्वारा, है ना। तो उसमें 4% अनिवार्य खरीद का जो लक्ष्य है उसको हासिल प्राप्त किया जा सके, उसके लिए ये NSSH योजना है, ठीक है। कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैंडेटरी जो प्रोक्योरमेंट है उतना किया जा सके इनसे, उसके लिए योजना है, बस इतना ही काम का है हमारे। और जो सहायता क्या क्या मिलती है इसके अंदर, जैसे ऋण सब्सिडी मिल जाती है कि ऋण के ऊपर सब्सिडी मिल जाती है कि कितने % ऋण ले रहे हो, जैसे मतलब 8% पे लिया तो उसको 4% हम सब्सिडी दे दी, इस तरीके से ऋण सब्सिडी दे दी। फिर उसके बाद में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण वगैरह, बाजार से संपर्क, इस तरीके से काम करवाए जाते हैं इनसे, मतलब हेल्प दी जाती है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो मैंने बताया कि उससे पंजीकरण और व्यापारिक प्रदर्शनियों में भाग लेने में इनको सहायता मिलती है। तो मतलब ये SC/ST हब है, ये क्या है आप समझ गए। उसके बाद में हाइड्रो पावर से संबंधित आर्टिकल है ये,
जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है उनके डेवलपमेंट स्कीम है वो आई है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट डेवलपमेंट स्कीम, हिंदी में है लघु पनबिजली विकास योजना, ये है। तो इसको देख लेते हैं। पहली बात है ये किसके अंदर आएगा, एमएनआरई के अंदर आएगा, मतलब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है मंत्रालय, उसके अंदर आएगा ये। दूसरा, कार्यान्वयन एजेंसी, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि मतलब हाइड्रो वाला है प्रोजेक्ट तो, है ना, और इसका सोलर वाला है, ये कर रहा है विनियमन कार्यान्वयन, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसका लक्ष्य क्या है कि मतलब 1500 मेगावाट है जो हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हैं, मतलब छोटी छोटी नदी नाले वगैरह इस तरीके हैं, उनके ऊपर बांध वगैरह बना के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो से, तो वो 1500 मेगावाट इतनी क्षमता स्थापित करने का इसका लक्ष्य है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, 1500 मेगावाट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 2026-27 से 30-31 जो फाइनेंशियल ईयर है, 26-27 से 30-31 इसके बीच में ये होना चाहिए, मतलब ये योजना है, इसके अंदर इतना टारगेट पूरा होना चाहिए। उसके बाद में योजना के मुख्य प्रावधान क्या है कि जो केंद्रीय वित्तीय सहायता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ये तैयार की जाएगी, मतलब केंद्र से वित्तीय सहायता वगैरह ये भी मिलेगी। फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, ये तैयार करने के लिए सहयोग दिया जाएगा केंद्र द्वारा। उसके बाद में डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, इसकी जो राष्ट्रीय ऑनलाइन एसएचपी पोर्टल है इसके ऊपर इनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रक्रिया वगैरह डिजिटल होगी इनकी। उसके बाद में विशाल क्षमता, अभी क्या है कि भारत के अंदर 21 गीगावाट जो हाइड्रो पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 21 गीगावाट तक है, और अभी हमने टारगेट सिर्फ इतना ही रखा है मेगावाट का ही, 1500 मेगावाट का ही। फिर इसके जो लाभ क्या होंगे, जैसे भौगोलिक लाभ है कि मतलब पहाड़ी है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो वहां पे क्या है कि आसानी से ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है वो आसानी से लगाए जा सकते हैं। और ये क्या है कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करते ज्यादा, जो बड़े वाले होते हैं वो ज्यादा नुकसान करते हैं, छोटे वाले नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए अनुकूल होंगे, इको फ्रेंडली है। समावेशी विकास, मतलब स्थानीय लोग हैं तो उनके लिए रोजगार का सृजन हो जाएगा, ऊर्जा वगैरह उनको आसानी से मिल जाएगी, वो पानी की व्यवस्था वगैरह, मतलब वहां पे समावेशी विकास का साधन बनेगा ये। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन के से संबंधित है। ये क्या है कि एक गाड़ी है, ऐसे मान लो ये वैन है, ठीक है। अब ये मेरे को गाड़ी बनानी आती नहीं है, हाँ, तो ये वैन है और इसके अंदर कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर काफी सारी जो एआई से संबंधित या फिर कुछ इस तरीके से उपकरण रखे हुए हैं सारे। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो गांव गांव घूमेगी, ये अलग अलग जगह जाएगी और वहां पे जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा लोगों को। और ये सोलर ऊर्जा आधारित है, मतलब इसके ऊपर भी सौर पैनल लगे हैं। डायग्राम तो बहुत फर्जी बनाया मेरे को पता है, फिर भी आप समझ जाना, ठीक है। तो पहली बात है इसके अंदर ये पीपीपी मॉडल पे है। पीपीपी मॉडल मतलब कि भाई एक तो डेल है, ये हो गया, और एक भारत सरकार की है ये एनएचडीसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, जो कौशल विकास मंत्रालय के अंदर आती है। और डेल है ये प्राइवेट होगी, ये सरकारी होगी, तो पीपीपी मॉडल पे आधारित है ये। उसके बाद में 100% सौर ऊर्जा से संचालित है ये वैन है। फिर एआई सक्षम, एआई इनेबल्ड शिक्षण उपकरण इसके अंदर शामिल है। और ये कहा 14 राज्यों और 18 जिलों के अंदर, मतलब दिल्ली, यूपी वगैरह, यहाँ अलग अलग जगह पे ये पहुंच गई है। और इसका महत्व क्या है कि डिजिटल समावेशन करना, आपको पता है, अंतिम छोर तक पहुंचना, लास्ट माइल डिलीवरी, कि मतलब उसकी जो एआई के जो कंप्यूटर वगैरह, ये शिक्षा वगैरह है तो वैन के माध्यम से आप दे रहे हो, तो मतलब इससे क्या है कि शिक्षा और कौशल विकास होगा लोगों का, और भविष्य के लिए कार्यबल वगैरह बनेगा, ये आपको पता ही है। अगला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये क्या है, पहले भी आया था, मैंने इसको सेव कर रखा था, मेरा जो मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर के अंदर मैं टैब है वो सेव रखता हूँ, ये 10 दिन पहले की आर्टिकल था, मैंने देखा कि मैं इसको करवाऊंगा करवाऊंगा करवाने का टाइम नहीं मिला, और ये न्यूज वापस आ गई। तो इसमें क्या है कि नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि 5 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है, ये स्पेशली पीसीएस के लिए है। यूपीएससी भी जो जैसे चेंज हो रहा है पैटर्न है, तो उसके अंदर भी ये पूछा जा सकता है। तो आप देख लो कि 5 से 18 साल के जो आयु के बच्चे हैं ये इसके पात्र हैं। फिर इसके अंदर स्वयं नामांकन भी कर सकते हो, कि मतलब आप नामांकन है इस पुरस्कार के लिए खुद भी कर सकते हो, या आपके आधार पे कोई दूसरा भी कर सकता है कि भाई आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो तीसरा कोई आदमी है आपको आपके बारे में बता देगा, तो थर्ड पार्टी है वो भी कर सकती है, दोनों स्वीकार्य है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसमें अधिकतम क्या है कि 100 शब्दों के अंदर
इसको प्रस्तुत करना होगा, बच्चे ने क्या क्या मतलब वीरता का काम किया है या फिर क्यों इसको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, वो 1000 शब्दों के अंदर बताना होगा। उसके अलावा जैसे 6 श्रेणियां हैं, 6 क्षेत्रों के अंदर 6 सेक्टर हैं, उसके अंदर असाधारण उपलब्धि यदि उनको है तो इसके लिए सम्मानित किया जाएगा इनको। तो ये 6 सेक्टर कौन कौन से हैं, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जैसे वीरता, जो यदि बच्चे ने दूसरों का जीवन बचाने का काम किया, अपनी जान को जोखिम डाल के असाधारण साहस का प्रदर्शन किया है, तो इसको मिल सकता है। फिर खेलकूद के अंदर इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसलिए मिल सकता है। सामाजिक सेवा के अंदर इसने अच्छा काम किया किसी बच्चे ने, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, वंचितों की सहायता हो, राष्ट्रीय हित हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर सामाजिक सेवा के अंदर मिल जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, उसके अंदर यदि कोई अनुसंधान वगैरह किया है किसी बच्चे ने, तो वो होगा। 5 से 18 साल का बच्चा, पर्यावरण के अंदर कुछ अच्छा किया है, जागरूकता का यार कुछ भी काम। फिर कला और संस्कृति के अंदर जैसे संगीत, नृत्य, लेखन, चित्रकला, ये सब कलाएं हैं, तो इसके अंदर भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो इसको पुरस्कार मिलेगा। तो फिर आगे देख लेते हैं। ये हो गया। ये ओमान के अंदर एक पोर्ट है, उससे संबंधित ये था, आपको पता होना चाहिए, मसीरा पोर्ट है, ठीक है, ये ओमान के अंदर है। बस इतना ही याद रखना है, इसको ज्यादा नहीं सुनना आप लोगों को कुछ भी, ठीक है। मसीरा पोर्ट है। एक पहले सोहर पोर्ट था क्या एक, देखो रिवीजन नहीं करने का यही नुकसान होता है। ओमान के अंदर शायद सोहर ही है, तो वो है, ओमान के अंदर है। और एक और पोर्ट था दुक्कम, ओमान के अंदर। ये 3 पोर्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री, लगातार कार्यकाल, मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा तो इंदिरा गांधी हैं अभी सबसे ज्यादा, तो जो टाइम पीरियड है, लेकिन लगातार मतलब 2014 से लेके और 2026 तक उनका कार्यकाल है वो लगातार रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका लगातार कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। तो काफी सारे देशों के जो मेंबर्स हैं, मतलब सर्विंग मेंबर हैं, तो उन्होंने इनको दिया है, मतलब बधाई दी है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है 2, तो उनको आप देख लेना। पहला सीसीओ से संबंधित है, मतलब कोयला ट्रेडिंग वाला है। दूसरा स्पिनोट्रोपिक वगैरह जो साइंस एंड टेक का किया था हमने, वो है, पोज करके आप देख लेना इसको। उसके बाद में तीसरा भी है, ये जीबीबीएफ से संबंधित, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आप बताना, ये अलग ही है, ठीक है। इसको आप ऐसे कोशिश करना कि आपने देखा हुआ है, ऐसा लगेगा आपको बस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है। फिर भारत का कोयला एक्सचेंज है, इससे संबंधित, और राष्ट्रीय सहकारिता नीति है, इससे संबंधित। ये दो मेंस के क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हमारी ऐप है, यहाँ पे जाके आप कोर्सेज वगैरह कुछ है आपको लेना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेशन खत्म करते हैं आज का, थैंक यू।